नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहित का कारवां दिल्ली की सड़कों पर दौड़ता हुआ। अभी कार में बैठी अनिका एनी और लक्ष्य के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसे एनी का एक मैसेज मिलता है। जब वह उसे चेक करती है तो उसमें लिखा था, आई हैव इन ऑल माई वर्क नाउ आई एम एट लैब। अनिका बदले में ओके लिख देती है। ठीक इसी वक्त अनिका का फ़ोन रिंग करने लगता है। जब वह फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है तो यह लक्ष्य की कॉल थी। अनिका पहले ही लक्ष्य की कॉल का इंतजार कर रही थी। वह फ़ोन उठाती है और हेलो कहती है। उधर से लक्ष्य कहता है, हमें हमारा मेन टारगेट वहाँ पर नहीं मिला। हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। इसके अलावा उसका भी कोई पता नहीं चला। हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई है। जो भी हमें मिला उसे हम यहाँ कैंट आर्मी बेस ले आए हैं। वैसे हमारे पास आगे के लिए एक प्लान है, लेकिन फिर भी आगे क्या करना है इस पर आपकी राय जानना जरूरी है। इतना कहने के बाद अब लक्ष्य रुक जाता है, लेकिन जब अनिका दूसरी तरफ से कुछ नहीं कहती तब वह अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, बाकी सारी बातें जानने के लिए भी आपको मिलना होगा। अब अनिका जवाब देती है, ठीक है मिलकर बात करते हैं, लेकिन अभी मैं किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ। मैं तुम्हें फ्री होकर कॉल करती हूँ। अनिका की बात सुनकर अब लक्ष्य जवाब देता है, ओके मैडम, मैं इंतज़ार करूंगा इधर विक्की के बंगले में। विक्की के बंगलों पर पहुंचने के बाद वे सभी गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं। अनिका पहले रोहित की तरफ देखती है और फिर अब्दुल की तरफ देखकर कहती है, सभी को अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। अब अब्दुल अपनी चिंता जताते हुए कहता है, लेकिन मैडम। अनिका अब अब्दुल का चेहरा देखकर उसके मन के भाव को समझ जाती है कि वह एक सिक्योरिटी को साथ ले जाने के लिए जिद करेगा, इसलिए वह उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, अगर तुम चाहो तो सिर्फ अपने 4 या 5 साथियों को साथ लेकर आ सकते हो। अनिका की इस बात पर अब्दुल रोहित की तरफ देखता है। रोहित अपनी आंखों से हाँ में इशारा कर देता है। अब अब्दुल अपने 4 साथियों को साथ चलने का इशारा करता है और बाकी साथियों को यह इंस्ट्रक्शन देकर रोहित और अनिका के साथ अंदर चला जाता है कि वह सभी हर वक्त तैयार रहें। ज़रूरत होने पर उन्हें अंदर जाकर स्थिति को संभालना पड़ सकता है। इसके बाद रोहित, अनिका, चिराग, भूमिका और निखिल सभी बंगले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाने के बाद अब्दुल कहता है, अनिका मैडम और रोहित सर, प्लीज़ अभी आप लोग यहीं रुकिए, पहले हमें अंदर जाकर देखने दीजिए। अनिका को किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं था, लेकिन फिर भी वह अब्दुल को उसका काम करने से नहीं रोकती और बदले में सिर्फ अपनी गर्दन हिला देती है। वैसे भी बंगले के अंदर जाकर वहीं दरवाजे के पास ही खड़े थे कि कुछ ही देर में अंदर से दौड़ते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और जल्दबाजी में कहता है, सर वहाँ ऊपर वाले हॉल में। इतना कहने के बाद वह चुप हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि अपनी बात को पूरा कैसे करें। अब रोहित उससे कहता है, आगे कहो क्या कहना चाहते हो। वह गार्ड पलट कर जवाब देता है, आप खुद चलकर देख लीजिए सर। उसके ऐसा कहते ही सभी अलर्ट मोड में आ जाते हैं और बड़ी ही तेजी से उसी की ओर ऊपर चल पड़ते हैं। भूमिका, अनिका और रोहित को यह समझने में एक पल भी नहीं लगता कि विक्की ने आत्महत्या कर ली है। उन लोगों को यहाँ पहुँचने में काफ़ी देर हो गई। ये विचार आते ही वो तीनों लगभग दौड़ते हुए हॉल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यह एक बड़ा सा हॉल था जिसकी दीवारें अलग अलग तरह की खूबसूरत पेंटिंग से सजी हुई थी। इसमें करीब 300 से भी अधिक लोग एक साथ आ सकते थे। इस वक्त इसमें बैठने की कोई खास व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि पूरा फर्श बेहद ही सुंदर कालीन से ढका हुआ था। इसकी खिड़कियां और रोशनदान सभी आधुनिक तरीके से सजाए गए थे। साथ ही भारी शोर से सुरक्षा के लिए इसमें साउंड प्रूफ शीशों की व्यवस्था भी थी। दरवाजे के ठीक सामने हॉल के अंतिम छोर पर फर्श हॉल के बाकी हिस्से से कुछ ऊंचा था, जिसे स्टेज कहा जा सकता था। इसी स्टेज पर एक बड़ी सी खूबसूरत सी मेटल चेयर थी, जिसे सिंहासन कहना गलत नहीं होगा। इसके ठीक सामने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वहाँ पर विक्की खड़ा था। जब वह सभी विक्की को अपने सामने खड़ा देखते हैं तो उनके कदम खुद ब खुद अपनी अपनी जगह पर जम जाते हैं। इस वक्त वह हॉल के दरवाजे पर ही खड़े थे। उनमें से किसी को भी एक भी शब्द नहीं सूझता। उन तीनों के पीछे पीछे बाकी सब भी अब हॉल में पहुंच जाते हैं। उन सभी को अपनी आंखों के सामने देखकर विक्की की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। उसकी निगाहें अनिका पर टिक जाती है। वह अपनी जगह पर खड़े खड़े ही कहता है, मुझे आपके आने की कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मैं कहूँगा कि मेरी किस्मत अच्छी है जो आप यहाँ तक चली आई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप यहाँ तक आई हैं तो ज़रूर कुछ सवाल लाई होंगी, वरना हमारे जैसे नाचीज़ों के होने पर
होने ना होने से आपके जैसे आयरन लेडी को क्या फ़र्क पड़ता है, पर मुझे खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ सकूंगा। विक्की अपनी बातें कहकर अब चुप हो जाता है। इधर रोहित के चेहरे पर आक्रामक भाव थे। वह विक्की की तरफ देखकर मन ही मन कहता है, हाँ तुम इसे अपनी अच्छी किस्मत कह सकते हो, वरना अगर अनिका कि तुमसे कुछ पूछने की ही ख्वाहिश होती तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवाकर उसके सामने पेश कर देता, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। बस अब देखना यह है कि वो सब है क्या। यहाँ अनिका अब्दुल की तरफ देखती है। अब्दुल अनिका का इशारा तुरंत ही समझ जाता है। वह अपने साथियों को वहीं दरवाजे पर रुककर इंतजार करने के लिए संकेत देता है। इसके बाद अनिका हॉल में मौजूद स्टेज की ओर बढ़ना शुरू करती है। उसके पीछे रोहित और बाकी सब भी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अभी अनिका स्टेज से 10 कदम दूर थी कि तभी विक्की चेतावनी देते हुए कहता है, इसके आगे एक कदम मत बढ़ाना। उसके बाद सुनकर सभी अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। इसके बाद वह सामने रखी हुई सिंहासन नुमा कुर्सी की तरफ उंगली करते हुए कहता है, अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे रखा तो मैं बिना कोई बात सुने और बिना उसका जवाब दिए इस कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। फिर इसके ठीक 1 सेकंड के बाद तुम्हें यहाँ मेरी राख दिखाई देगी। ये सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। विक्की आगे बताता है कि वह एक इलेक्ट्रिक चेयर है जिसमें इस वक्त इतनी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है जो उसे बिना किसी तकलीफ के कुछ ही सेकंड में मृत्यु के देव से मिलवा सकता है। विक्की की यह बात सुनते ही भूमिका बागबुला हो उठती है। उसका मन करता है कि वह विक्की को अच्छा खासा सबक सिखाए। अनिका को कोई इस तरह ब्लैकमेल करे, भूमिका को यह कतई भी बर्दाश्त नहीं था। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि इस वक्त वह एक भी कड़वी बात नहीं कह सकती। उसे बड़ी ही समझदारी से काम लेना होगा। अब वो अपने गुस्से को दबाते हुए बड़े ही प्यार से विक्की से पूछती है, अगर मैं सही हूँ तो तुम एक काबिल वकील हो और सभी कानूनों को अच्छी तरह से जानते हो। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि भारत ने यूथेनेशिया को कब से मान्य कर दिया है? अब विक्की मुस्कुराकर जवाब देता है, ऑफिसर भूमिका, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें भी कानून की अच्छी जानकारी है और होनी भी चाहिए। आखिर तुम भी इसी कानून के पहरेदार हो। फिर मुस्कुराते हुए 1 सेकंड का गैप लेता है और आगे कहता है, भारत ने यूथेनेशिया को मान्य नहीं किया है और ऐसा होने की फ़िलहाल कोई संभावना भी नहीं है, लेकिन यह सब बातें मुझे अपने इरादे से हटा नहीं पाएंगी। इसके बाद वह अनिका की तरफ देखकर कहता है, मुझे यह भी बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरे भेजे हुए आखिरी मैसेज के बारे में आप इतने लोगों को बता देंगे और इतना ही नहीं, उन सभी के साथ यहाँ आएंगी। फिर एक पल रुककर दोबारा से मुस्कुराते हुए अब विक्की कहता है, खैर जाने दीजिए, अब मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब आप जो भी जानना चाहती हैं वह जल्दी पूछ लीजिए। अनिका पलटकर रोहित की तरफ देखती है और फिर रोहित के एकदम करीब जाकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद एकदम शांत भाव से विक्की से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? इस स्थिति में अनिका की आवाज़ में उसका आत्मविश्वास और गर्व दोनों ही झलक रहे थे। वह किसी भी तरह से विक्की को उसकी ज़िंदगी के अंतिम पलों में कोई गलतफहमी होने नहीं देना चाहती थी। अब विक्की जवाब देता है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह ज़रूर जानता हूँ कि आप मेरी मदद ज़रूर कर सकती हैं, पर मुझे वह मदद नहीं चाहिए। मैं बस आपके जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ, इसलिए दिल से चाहता हूँ कि आपके किसी काम आ सकूँ। विक्की की गोल गोल बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन अनिका काफ़ी हद तक अनुमान लगा चुकी थी कि इन परिस्थितियों की असली वजह क्या हो सकती है। अनिका इन सब के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लेती है। इसके लिए वह पूरी तरह से अब तैयार भी थी। अब बस वह उस अनुमान की प्रामाणिकता जांचना चाहती थी। इसलिए वह विक्की से कहती है, बाकी सब मैं बाद में जानना चाहूँगी, पहले यह बताओ कि क्या तुम्हें कोई बीमारी है जिसकी वजह से तुम्हारी जान जाने वाली है, और वह भी तड़प तड़प कर। फिर एक पल रुक कर अनिका आगे कहती है, कुछ ऐसा ही लिखा था ना तुमने उस लेटर में, है ना? विक्की बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। भूमिका भी उत्सुकता बस जल्दी से कहती है, हाँ विक्की, अगर ऐसी कोई भी बात है तो तुम अनिका को बता सकते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वह दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर में से एक है। उसकी याददाश्त भी वापस आ चुकी है। वह तुम्हारी जान जरूर बचा लेगी। तुम्हें यूथेनेशिया लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विक्की पहले भूमिका की तरफ देखता है, उसके बाद फिर से अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, यह सच है कि मेरी जान सिर्फ आप ही बचा सकती हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा ना करने के लिए तुम मजबूर हो और यह मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें इसके लिए किसी तरह का आग्रह ना करूं जिससे कि आप मेरी जान बचाने के लिए मजबूर हो, क्योंकि यह कोई बीमारी नहीं है। आज इस जगह पर मैं हूँ, कल को कोई और भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि आपके लिए समस्याएं बढ़ें। यह सब सुनकर वह सभी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। इस बार रोहित भी अनिका की तरफ देखता है, मानो के कह रहा हो यह क्या मुसीबत है और यह कहना क्या चाहता है।
अनिका आंखों से इशारा करती है, अभी सब समझ में आ जाएगा मिस्टर मारवा। अनिका पहले ही अंदाजा लगा चुकी थी कि इन सब परिस्थितियों का क्या कारण हो सकता है। अब अगर कुछ शेष था तो वही है कि उसे विक्की खुद अपने मुंह से स्वीकार करे और अपनी स्थिति की सच्चाई स्वयं ही उजागर करे। भूमिका और निखिल भी बेसब्री से उस एक षड्यंत्र पर से पर्दा उठाता हुआ देखना चाहते थे जो कि विक्की ने बिछाया हुआ था। अब अनिका आगे कहती है, क्या तुम साफ साफ शब्दों में खुद के इस परिस्थिति में पहुंचने का पूरा सच बता सकते हो? मान लो कि आज मैं तुमसे वही सब जानने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अनिका के ऐसा कहने के बाद पूरे ही हॉल में अब सन्नाटा छा चुका है। कुछ पलों की खामोशी के बाद अब विक्की बताना शुरू करता है। विक्की कहता है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो यही सही अनिका, मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा। मुझे फेमस एक्टर बनना था, मुझे एक्टिंग, डांस, स्टेज शो, फन एक्स्ट्रा का शौक था और डैड चाहते थे कि मैं उनकी तरह फेमस लॉयर बनूं। अंत में उनकी जीत जीत गई और मैं पढ़ने के लिए लंदन चला गया। मैंने मेरे सारे शौक छोड़ दिए लेकिन मेरे शौकों ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। अंत में मैं उन लोगों की साजिश का शिकार हो गया और मैंने अपनी सारी ख्वाहिशों को ही पूरा करने के लिए उनके लिए दिए हुए ड्रग्स को इंजेक्ट करवा लिया। पहले मुझे लगा कि उन्होंने मेरी मदद की है इस सब में, लेकिन उनका मकसद मुझे बाद में ही समझ आया उन्होंने मुझे क्यों चुना। यह मुझे तब पता चला जब मुझे आपके बारे में बताया गया। अगर मैं ठीक समय पर पावर डोज नहीं लूँगा तो मेरी मौत हो जाएगी। यह मौत सामान्य नहीं होगी, यह असहनीय दर्द है जिसका मैं इंतजार नहीं करना चाहता। अपनी बात पूरी करने के बाद विक्की अब खामोश हो जाता है। भूमिका अपना एक हाथ अपनी ठोड़ी पर रख लेती है और उसे अपनी तर्जनी उंगली से रगड़ते हुए कुछ सोचती है। उसके बाद कहती है, मतलब तुम्हें भी वही चीज चाहिए जिसकी वजह से ये सारा बवाल मचा हुआ है? विक्की अब कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुरा देता है। अब भूमिका अनिका की तरफ देखती है और पूछती है, क्या सच में अनिका ऐसी कोई चीज है? अनिका पहले जितनी ही शांत भाव से अपनी गर्दन नामे हिला देती है, फिर भूमिका की तरफ देखकर कहती है, नहीं भूमिका, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। विक्की अनिका की तरफ देखकर कहता है, अनिका जी, आपको मेरी वजह से झूठ कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे वह नहीं चाहिए। अब अनिका विक्की की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो मैं कह रही हूँ वह एक झूठ है? विक्की जवाब देता है, अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अब विक्की एक पल के लिए रुकता है और अपनी जगह से 2 कदम कुर्सी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इस दुनिया के अंडरवर्ल्ड की सभी ताकतें आपके पीछे पड़ी हैं और मेरे जैसे न जाने कितने खतरों को अलग अलग तरह से तैयार करके बार बार आपके सामने ला खड़ा करता है। अब तक न जाने कितनी ही ताकतों का आप सफाया कर चुके हैं। यह सब सिर्फ एक झूठ या गलतफहमी या अफवाह के आधार पर तो नहीं हो सकता ना। इधर चंबल नदी के किनारे मध्य प्रदेश में इस वक्त दमयंती देवी की सबसे वफादार सिपाही, उसके साथ ही लच्छों के मिलने के बाद दमयंती देवी अपने खास लोगों के साथ अपना ठिकाना बदलने वाली थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि रिया रोबोट के दमयंती देवी के किले तक पहुंचने का मतलब था कि अब दुश्मन के लिए उसके ठिकाने को ढूंढना संभव नहीं होगा। वह कभी भी उसके किले तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो दुर्घटना दमयंती देवी के साथ हुई उसके बाद उसकी सिपाही उसे लेकर दूसरी ही दिशा में निकल जाती है ताकि उसे सुरक्षा प्रदान की जा सके। दमयंती देवी अभी तक भी अपनी सुध-बुध में नहीं थी। उसकी सिपाहियों द्वारा लच्छो और रुद्रमा देवी के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। यह सभी काम बिना किसी बाधा के पूरा हो सके, इसलिए ही वो लोग इस घने जंगलों में चंबल नदी के किनारे अपना बसेरा डालकर बैठे हुए थे। यह स्थान अंतिम संस्कार के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त था। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का आना जाना नहीं था। इन चिताओं को मुखाग्नि दमयंती देवी को खुद देनी थी। वैसे भी इसके अलावा और कौन था जो इस काम को करता? दमयंती देवी वहां पर एक बालू के टीले पर बैठी हुई थी, अपनी फटी हुई आंखों से लगातार टकटकी लगाकर एक ही ओर देखे जा रही थी। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुली आंखों से ही बेहोश हो। सभी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद उसकी एक सिपाही आकर उससे कहती है, माँ साहिब, अंतिम विदाई देने का समय हो गया है। उसकी बात सुनने के बाद भी दमयंती देवी अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। कुछ देर तक वह सिपाही वहीं खड़ी रहती है, लेकिन जब दमयंती देवी किसी तरह की हरकत नहीं करती तब वह उसके पास घुटनों के बल बैठ जाती है और धीरे से बड़ी हिम्मत करके उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है। उस सिपाही के स्पर्श से दमयंती देवी उसकी ओर देखने लगती है। दमयंती देवी के चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे, उसकी पलकें भी झपक नहीं रही थी। वह अपनी पथराई हुई आंखों से बस देख रही थी, मानो वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। दमयंती देवी को अपनी ओर देखते हुए पाकर वह स्त्री सिपाही हिम्मत करके अब आगे कहती है, माँ साहिब, हम अधिक देर तक यहाँ नहीं रुक सकते, हमें सभी जरूरी कामों को पूरा करके यहाँ से आगे बढ़ना होगा।
ये स्थान आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। वह स्त्री सिपाही कई बार कोशिश करती है, लेकिन दमयंती देवी अपनी अचेत अवस्था से बाहर आकर उस जगह से उठकर खड़ी नहीं हो पाती। अंत में वह सिपाही अपनी जगह से बैठे बैठे अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाकर अपनी दूसरी सिपाही साथियों को देखती है। स्थिति की नजाकत को समझते हुए उनमें से कुछ आगे बढ़ाती हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो दमयंती देवी को छू सकें। सभी आपस में एक दूसरे की ही ओर देखने लगती हैं और फिर आंखों ही आंखों में कुछ तय करके हिम्मत जुटाती हैं। इसके बाद नीचे झुककर दमयंती देवी को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करती हैं। माँ साहिब, चलिए, वक्त हो गया है। दमयंती देवी अब खड़ी हो जाती है, लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ती। सभी स्त्री सिपाही डरी, सहमी और मजबूर दिखाई देती हैं। इससे ज़्यादा उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। ठीक इसी वक्त तेज हवाएं चलने लगती हैं। वहाँ चारों ओर फैली हुई नदी की रेत बालू उड़कर धूल का बवंडर सा खड़ा कर देती हैं। किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता। तभी उन्हें अपने कानों पर एक तेज आवाज़ भी सुनाई देती है। यह एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ थी। इस वक्त दमयंती कहाँ पर मौजूद है और किन परिस्थितियों से गुजर रही है, इसके बारे में उस एक के अलावा कोई नहीं जानता था। यह वही एक था जो इस वक्त हेलीकॉप्टर से उतरता हुआ दिखाई देता है, जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच और रंग साफ था। ब्लैक सेट्स 3 पीस पहने हुए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ उन्हें अपनी ओर बढ़ते हुए दिखाई देता है, जिसकी उम्र तकरीबन दमयंती देवी जैसी ही थी। वह जैसे वैसे करीब आता जाता है। सभी स्त्री सिपाही दमयंती देवी को अपनी जगह पर खड़ा छोड़कर अपने कदम पीछे की तरफ हट जाती हैं। कुछ कदम दूर हटने के बाद वह सभी अपने हाथों को सामने की तरफ बांधकर गर्दन नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती हैं, जबकि दमयंती देवी अपनी जगह पर जो की त्यों मूर्ति बनी खड़ी थी। इधर विक्की के बंगलों में अब जब अनिका अपने दोनों हाथों को विवेकानंद पोंज में बांधते हुए लंबी गहरी सांस लेती हैं और विक्की की तरफ देखते हुए कहती है, हो सकता है विक्की, बिल्कुल हो सकता है, इनफैक्ट ऐसा ही है। फिर वह अपने विक्की पर अपना प्रभाव छोड़ते हुए पूरे विश्वास के साथ आगे कहती है, यह भी तो हो सकता है कि यह झूठ, गलतफहमी या अफवाह उन्होंने अपने किसी खास मकसद से फैलाई हो। खुद सोचो, जो इतने सारे ड्रग बनाने में सक्षम है जितने कि तुम्हें इंजेक्ट किए गए हैं, तो यदि इसके आगे की स्टेज के ड्रग बनाना भी संभव होता तो क्या वह नहीं बना पाते। यह सुनते ही विक्की के कदम अब ठहर जाते हैं और वह पलटकर अनिका की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखने लगता है। अब अनिका आगे कहती है, यह बात एकदम साफ है कि अगर इससे आगे की स्टेज के ड्रग बनाए जाते हैं तो उसे इंसान का शरीर झेल नहीं पाएगा। विक्की के मन में सवाल और गहरे लगते हैं। अनिका स्थिति को भांपकर आगे कहती है, इन सभी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट हैं जिन्हें कभी दूर भी नहीं किया जा सकता। पहले ड्रग के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हर बार उससे भी ज़्यादा खतरनाक ड्रग लेना पड़ता है, जिसे उन लोगों ने पावर बूस्टर का नाम दिया है। अगर यह मान भी लिया जाए कि इसके आगे की स्टेज का कोई ड्रग बनाया भी गया है तो निश्चिंत ही वह इंसान को थोड़ी सी खुशी देने के बाद जानलेवा भी होगा। अब विक्की कुछ सोचकर कहता है, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो जरूर वह तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा के पास होगी। अब अनिका विक्की की तरफ देखने लगती है। उसे विक्की से यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वह इस तरह का कोई भी सवाल उठाएगा या फिर वह इतने आगे तक की कहानी जानता होगा। अनिका की स्थिति को रोहित तुरंत समझ जाता है। वह विक्की से कहता है, यह भी तो हो सकता है कि साइंटिस्ट स्वाति मल्होत्रा के पास उन काले कारनामों के सबूत हो जिसके तहत उन्होंने ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किए। जिस दर्द की कल्पना से तुम मौत का इंतजार नहीं करना चाहते बल्कि उसे गले लगाना चाहते हो, तो सोचो क्या कोई देश ऐसा होगा जो अपने नागरिकों को ऐसी यातना सहने देगा। इसके बाद रोहित एक पल के लिए चुप हो जाता है और विक्की कुछ सोचने लगता है। तभी रोहित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इसलिए वह किसी अमृत जैसे ड्रग का बहाना करके अनिका के जरिए उन सबूतों को खोज निकालना चाहते हैं ताकि उन्हें वो खत्म कर सकें। अब भूमिका आगे कहती है, अगर वह जिंदा होती तो क्या अनिका को उसके जन्म के कुछ ही दिनों बाद इस तरह अकेला छोड़ देती कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू बचपन गैरों के बीच तरह तरह की जातियों को सहते हुए बिताया। अब विक्की आगे कहता है, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि साइंटिस्ट स्वाति मल्होत्रा के मरने के कोई भी सबूत अभी तक किसी के भी पास नहीं है। पर मेरे लिए अब यह सब बातें कोई मायने ही नहीं रखती। यह सब जानना समझना मेरे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तुम सभी को मेरा लास्ट बाय। फिर अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मेरी लास्ट विश पूरी करने के लिए। मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए आई एम सो सॉरी। मेरी तरफ से आकाश से भी माफ़ी मांग लेना। मैंने हमारी दोस्ती पर दाग लगाया है।
इससे पहले कि विकी कुछ अनहोनी कर बैठता, अनिका कहती है मेरे पास एंटीडोट है, तुम्हें जान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। विकी के कदम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, तब अनिका दोबारा से कहना चालू करती है, इन ड्रग्स की वजह से जो लोग मारे गए हैं तुम्हें उनके बारे में पता है, लेकिन इन ड्रग्स को लेने के बावजूद जिनकी जिंदगी बचा ली गई है, क्या उनके बारे में नहीं जानते? तुमसे पहले भी जिन लोगों को बचाया गया है उसके लिए किसी तरह के नेक्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इसे एंटीडोट से उन्हें बचाया गया है। अनिका की यह बात सुनते ही सभी अनिका की तरफ देखने लगते हैं। हालांकि रोहित और भूमिका अपने चेहरे से किसी भी तरह के आश्चर्य का भाव प्रकट नहीं होने देती। वे दोनों इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं जैसे इस बारे में सब कुछ जानते हों। रोहित को विश्वास था कि अनिका अगर ऐसा कह रही है तो निश्चित ही उसके पास एंटीडोट होगा। वह खुद एक काबिल साइंटिस्ट है, वह एंटीडोट बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ भूमिका को यह लगा कि वह इस वक्त विक्की को रोकने के लिए यह सब कह रही है। वैसे भी भूमिका इस ट्रक के पूरे रहस्य को नहीं जानती थी और ना ही उसने अनिका से कभी इस बारे में जानने की कोशिश भी की थी। इसकी दो वजह थी, पहली यह कि अब इसके जवाब अपने मन में ही खुद ढूंढ कर बैठ गई थी, और दूसरा क्योंकि वह खुद भी यह मानती थी कि कुछ बातें वह भी ना ही जाने तो अच्छा है, और वो भी जानने के लिए जरूरी होगा तो अनिका उसे खुद ही बता देगी। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।